वेलकम बैक टू एसके वंडर किड्स। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज द स्केड्यूल हैज़ बीन रादर हेक्टिक. So in this we had been continuing on with calculus, but in this I'll put up another video जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा which I think is maybe the most beautiful result in classical mechanics, and this is how energy conservation really comes about, and कैसे कोई भी क्वांटिटी जिसका पॉइजन ब्रैकेट विथ द हैमिल्टनियन अगर जीरो होगा तो वो क्वांटिटी कंजर्व होगी. व्हाट दिस ऑल मीन्स आई विल एक्सप्लेन. मैं पॉइजन ब्रैकेट्स भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. सो दिस वीडियो इज लाइक काइंड ऑफ distinct from the previous set of videos that we had been shooting, but it's a nice topic, so we can put it in between in all this time that we hadn't been shooting. तो एग्जैक्टली ये है क्या, हाउ दिस एनर्जी कंजर्वेशन फॉलोज हैमिल्टनियन कंजर्वेशन. अब देखो, हैमिल्टनियन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि अभी हम लोग डिफाइन करेंगे जो कुछ स्पेशल केसेस में किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी के इक्वल होती है. तो ये जो आप टाइम सिमेट्री के बारे में सुनते हो, अगर कोई सिस्टम टाइमलेस सिमेट्रिक है तब उसका हैमिल्टनियन कंजर्व होता है. पहली चीज़ एनर्जी नहीं, हैमिल्टनियन. जिन केसेस में हैमिल्टनियन टोटल एनर्जी के बराबर होता है तो उस टाइमलेस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी. लेट्स एग्जैक्टली सी हाउ इट फॉलोज. तो पहले अगर हम लोग लाग्रांज इक्वेशंस लिखें, अब मैं सिंगल कोऑर्डिनेट में ही काम करूंगा. आई एम कंसिडरिंग लाइक वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वरना जहां पे बात आई इट्स लाइक यू हैव सो मेनी डिफरेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. सो इट्स लाइक ऑल यू हैव टू डू इज यहाँ पे इंडिसेस रख दो. हियर यू हैव आई, हियर यू हैव आई. काफ़ी जगह समेशन की बात आती है, यू डू दैट. तो मैं ऐसे ही बस कंसिडर कर रहा हूँ. सो यू हैव द लाग्रांज इक्वेशंस, माइट एज वेल कंसिडर देम एज वेक्टर्स व्हाटसोएवर. तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर आप देखो पहले तो हमारी नीदर्स थ्योरम यहाँ से तुरंत फॉलो हो जाती है. आइंस्टाइन कॉल्ड इट अ प्रोडक्ट ऑफ पेनिट्रेटिव मैथमेटिकल थिंकिंग. नीदर्स थ्योरम व्हाट इट एग्जैक्टली सेज इज कि मान लो आपके पास अगर कोई लाग्रांजियन है जो कि उस सिस्टम के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी. सो अब लाग्रांजियन जो कि उस सिस्टम के इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पार्शियल डी एल ओवर डी क्यू तो ज़ीरो हो गया. तो देन डी ओवर डी टी ऑफ पार्शियल डी एल ओवर डी क्यू डॉट क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा. मतलब पार्शियल डी एल ओवर डी क्यू डॉट तो आपका कांस्टेंट हो गया, राइट. तो ये चीज़ कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट इन व्हाट सेंस? कांस्टेंट इन द सेंस, वेल हियर हम लोग इसे एक दूसरा नाम दे देते हैं. लेट्स कॉल इट पी, दैट इज पार्शियल डी एल ओवर डी क्यू डॉट. एंड ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव तो टाइम खाता है, इसका टाइम डेरिवेटिव जीरो है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. दिस अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन कि अगर कोई लाग्रांजियन इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे नहीं डिपेंड करता एक्सप्लिसिटली, हियर्स द की पॉइंट, एक्सप्लिसिटली मतलब उसका एक क्वांटिटी आप डिफाइन कर सकते हो पार्शियल डी एल ओवर डी क्यू डॉट. यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे उसका क्यू डॉट कर दो उस जनरलाइज्ड वेलोसिटी के साथ रिस्पेक्ट में उस लाग्रांजियन का डेरिवेटिव ले लो, पार्शियल डेरिवेटिव. सो दैट विल बी कांस्टेंट. इसी चीज़ को हम लोग कॉन्जुगेट मोमेंटम कहते हैं. अगर मैंने इंस्टेड कंसिडर किया होता कोई स्पेसिफिक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ओके, वेल यू कैन हैव मैनी ऑफ देम किसी सिस्टम के लिए, तो दिस विल कॉल द मोमेंटम कॉन्जुगेट to that generalized coordinate. All right, so the momentum conjugate to qj और the momentum conjugate momentum of qj इसे canonical momentum भी कहते हैं. So well, that's your Needers theorem. तो यहाँ पे generalized coordinates की बात करती है. Well, it's basically referring to space, right? The fact that the Lagrangian of a system is explicitly independent of this generalized coordinate, मतलब उसके equations of motion इस generalized coordinate पे depend नहीं करते हैं, because the Lagrangian decides what the equations of motion are, right? तो अगर equations of motion depend नहीं करते, इसका physical मतलब यही है. अगर आपके पास एक कोई system है and अगर उस पूरे system, वो पूरा system इस space में move करे, not through time, क्योंकि एक partial derivative की बात की गई है. अगर वो पूरा system को अगर आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया एंड
यू थिंक कि टाइम को हम लोगों ने उतने टाइम को हम लोगों ने इस पीरियड में पॉज कर दिया, वट एवर दैट इज सपोज टू मीन. सो इट्स लाइक इट डजंट हैव सम वेलोसिटी एंड वो वहाँ पे जाते हैं. दैट्स नॉट व्हाट इट मीन्स कि अगर ये सिस्टम यहाँ है, अगर ये यहाँ पे होता या फिर यहाँ पे होता या फिर किसी भी दूसरे पॉइंट इन स्पेस में होता वेयर दिस कोऑर्डिनेट इज रेफरिंग टू इट्स पॉइंट इन स्पेस, लेकिन अगर ये कुछ और कोऑर्डिनेट है जिसका इसका ओरिएंटेशन हो गया, सो इट कैन बी दैट ये जो भी कोऑर्डिनेट है, अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट को चेंज करें तो उस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इसका मतलब ये है, उसका मतलब उस सिस्टम में एक क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, वो होगा उसका कॉन्जुगेट मोमेंटम. अब ये लिनियर मोमेंटम भी हो सकता है, जिस केस में ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा. मतलब आप इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आएगा. मतलब क्या मतलब यही है कि उसका लिनियर मोमेंटम कंजर्व होगा. ये एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है जब ये हमारा एक एंगुलर कोऑर्डिनेट हो. मतलब अगर उस सिस्टम को रोटेट भी कर दिया जाए भाई से 30 डिग्रीज व्हाटसोएवर, तो उस एक्सिस के अलोंग, किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करें एंड उस सिस्टम में कोई बदलाव ना आए, उसके इक्वेशंस ऑफ मोशन सेम रहें, क्योंकि लैग्रांजियन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट व्हिच डिसाइड्स द इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो सेम रहे. मतलब क्या होगा, एक और कंजर्व क्वांटिटी होगी along that axis and that will be the angular momentum. उस केस में conjugate momentum क्या है, that's the angular momentum. ऐसे well you can have various different coordinates, right? तो ये तो हो गया आपका Needler's theorem in Lagrangian mechanics. Now let's talk about a little. The main goal of this video was actually to show it through the results of Poisson brackets. लेकिन यहाँ पे I'm also covering this, so let's just extend the motivation of the video. हम लोग ये भी cover करेंगे and वो formulation भी cover करेंगे. So this is Needler's theorem. Needler's theorem एक और conservation की बात करती है. ये तो आपका momentum conservation हो गया. Remember conjugate momentum. This is not linear momentum. Linear momentum इसका एक special case है. So it's like a very beautiful, a very deep concept. इसे पूरा explore नहीं कर सकते, तो मैं obviously चीज़ों को surface level पे ही cover करूँ. I can't go into very much depth. इसे अगर एक्सप्लोर किया जाए तो देखें कि किसी भी सिस्टम को ऐसे एनालाइज करते वक्त करके ही हम लोग कैसे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. बट वी कांट बी डूइंग दैट इन अ सिंगल वीडियो, सो आई एम ओनली टेलिंग थिंग्स इनफ कि वी कैन कीप प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. नीदर्स थ्योरम एक और कंजर्वेशन की बात करती है एंड दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ हैमिल्टनियन. एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे विच इज हैमिल्टनियन. यू डोंट इवन नीड टू डिफाइन इट. व्हाट इट बेसिकली सेज इज कि अगर आपने ये लैग्रांज इक्वेशंस लिखे हैं, सो ओइलर लैग्रांज इक्वेशंस के एक स्पेसिफिक केस होते हैं. मान लो आपके पास ये जो लैग्रांजियन है ये टाइम के एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट होगा. मतलब टाइम पे डिपेंड तो ऑब्वियसली करेगा, वरना इक्वेशंस ऑफ मोशन भी टाइम के फंक्शन नहीं होंगे ऑब्वियसली. तो द फैक्ट दैट द सिस्टम मूव्स मतलब टाइम में मूव करेगा, लेकिन ये टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेगा. इसका क्या मतलब है, ये सिस्टम टाइम के थ्रू ऐसे ही मूव करे, उस पर टाइम पे ऐसे ही डिपेंड कर रहे जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स एंड वेलोसिटी करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं. कि अगर आपने कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी को वही रख दिया, मतलब सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आएगा. सो सिंस वी नो कि स्पेशल केसेस में ये काइनेटिक एनर्जी एंड जनरलाइज्ड स्केलर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है. इसका बेसिकली यही मतलब है कि जनरलाइज्ड स्केलर पोटेंशियल एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड ना करें. मान लो अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हो इस सिस्टम पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे इन टाइम. सो दैट्स व्हाट इट बेसिकली मींस. ये टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करे तो सिर्फ इम्प्लिसिटली, मतलब कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे एंड वेलोसिटीज के बेसिस पे. तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि स्पेशल केस होता है ओइलर लैग्रांज इक्वेशंस का. मैंने ये कवर भी कराया था. एक स्पेशल केस होता है दैट व्हेन यू हैव एन ओइलर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, इफ आई एम गेटिंग इट राइट, हम लोग एक y कंसिडर करते हैं. लेट्स कंसिडर फंक्शन f. यस, तो मैंने एक जनरल ओइलर लैग्रांज इक्वेशन का केस कंसिडर किया था फॉर अ जनरल वेल फंक्शन लाइक दिस विच इज अ फंक्शनल, जिसका एक्स इंटीग्रेशन आपको एक क्वांटिटी देते हैं विच इज स्टेशनरी, राइट. तो इस केस में अगर f इज ओनली डिपेंडेंट ऑन y of x and y dot of x,
where y dot is with respect to x only but not x explicitly, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में f प्राइम f माइनस y प्राइम पार्शियल df ओवर dy प्राइम इज व्हाट इज कांस्टेंट। तो एक ऐसा हम लोगों ने केस प्रूव किया था। तो यही हम लोग सीधे रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं रादर देन रीडिराइविंग इट। मैथमेटिकल रिजल्ट है, लेट्स स्ट्रेट अप अप्लाई दिस। कीप वन थिंग इन माइंड, यहाँ पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की बात हुई है। जब सिर्फ y कोऑर्डिनेट आपका एक ऐसा एक ऐसा कर्व है जिससे आप स्लाइटली चेंज करोगे तो यहाँ पे जो टोटल कर्व आएगा आपका इंटीग्रल वो स्टेशनरी रहना है, बिकॉज वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल्स दैट आर स्टेशनरी, राइट। सो दैट्स व्हाट लैग्रांजियन मैकेनिक्स इज अबाउट। लेकिन अगर यहाँ पे एक y1 कर्व हुआ एंड उसका एक y1 डॉट हो, फिर y2 हो, फिर उसका y2 डॉट हो, तो यहाँ पे विल हैव टू सम ओवर ऑल दीज कंट्रीब्यूशंस, y1 प्राइम पार्शियल df ओवर dy1 प्राइम प्लस y2 प्राइम पार्शियल df ओवर dy2 प्राइम ओवर ऑल कंट्रीब्यूशंस हमें सम करना है। आई एम कंसिडरिंग ओनली वन केस फॉर वन ऑफ दीज कर्व्स, इस केस में वन ऑफ दीज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हियर वी कैन कम, तो यहाँ पे लैग्रांजियन इज एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ, मतलब आप लिख सकते हो द लैग्रांजियन माइनस ये हो गया, व्हाट इज इट हियर, क्यूब, ये इट इज y प्राइम, राइट। यहाँ से मैं डॉट हटा देता हूँ, डॉट रेफर्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स न्यूटन्स नोटेशन। प्राइम इज विद रिस्पेक्ट टू अ जनरल फंक्शन, ऑल राइट। तो ये जो फंक्शन है दिस सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ पे q डॉट हो जाएगा पार्शियल dl ओवर dq डॉट, दिस शुड बी कांस्टेंट। अब फॉर रीजंस दैट विल बी अपैरेंट लेटर हम लोग एक्चुअली इनके साइंस फ्लिप कर देते हैं, q डॉट पार्शियल dl ओवर dq डॉट। लेकिन आपको ये समझ आता है कि अगर ये कांस्टेंट है तो उसका नेगेटिव भी कांस्टेंट है, सो वी हैव जस्ट फ्लिप्ड। एक चीज़ देखो, दिस इज बेसिकली द कॉन्जुगेट मोमेंटम टू दिस, राइट। तो ये मैंने p कंसिडर कर लिया, q डॉट p माइनस एल इक्वल्स कॉन्स्टेंट। जब ये सिस्टम टाइमली सिमेट्रिक होगा, मतलब अगर मैंने एक टाइम पे सिस्टम को कंसिडर किया एंड आई डोंट लेट इट मूव थ्रू टाइम, दैट इज नॉट द आइडिया। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, आई डोंट लेट इट मूव थ्रू टाइम। रादर अगर ये सिस्टम t इक्वल्स 2 सेकेंड्स पे ऐसा है एंड अगर t इक्वल्स 5 सेकेंड्स पे सीधे से देखा जाए एंड इस सिस्टम के इक्वेशंस ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं होंगे, ओनली ड्यू टू अ चेंज ऑफ टाइम, ड्यू टू चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच आर डिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली होंगे, वेलोसिटी से होंगे। बट अगर सिर्फ टाइम को चेंज कर दें एंड सिस्टम में कोई बदलाव ना आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कंजर्व्ड है। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं हैमिल्टनियन, डिनोटेड बाय h। अगर आपके पास कई सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सारों पे सम कर देंगे। सो दैट्स द हैमिल्टनियन, राइट। सो द नीदर्स थ्योरम सेज दैट द हैमिल्टनियन रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन अ सिस्टम इज टाइमली सिमेट्रिक। दिस इज बेसिकली द हैमिल्टनियन। नाउ हियर्स द फन पार्ट कि पूरी लैग्रांजियन मैकेनिक्स को आप अब बना सकते हो हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। मतलब व्हाट यू बेसिकली हैव टू डू इज कि यू आर कंसिडरिंग द स्टेशनरी एक्शन प्रिंसिपल जिससे लैग्रांज इक्वेशंस डिराइव किए थे। अब यहाँ से हम लोग कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं विच आर नॉट लैग्रांज इक्वेशंस, जिन्हें हैमिल्टन्स इक्वेशंस कहा जाता है। तो ये जो हैमिल्टन्स इक्वेशंस होते हैं लैग्रांजियन पे नहीं, हैमिल्टनियन पे बेस्ड होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे वर्कआउट कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि जिन केसेस में लैग्रांजियन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो थोड़ा सा इसे देख लो, तो उस केस में हैमिल्टनियन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। दैट्स एन एक्सरसाइज यू कैन डू बेसिकली हियर। तो मतलब जिन केसेस में आप लैग्रांजियन को ऐसे लिख सकते हो फॉर सिंपल मोनोजेनिक सिस्टम्स विद कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग, मतलब वो सिस्टम का टाइमली सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, उसका हैमिल्टनियन मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। नाउ अब मैं हैमिल्टन्स इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव नहीं करूँगा, आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अप राइट इट, क्योंकि हियर मैं बस हैमिल्टनियन के लिए एक मोटिवेशन दे रहा था, नीदर्स थ्योरम के लिए, because we are essentially talking about conservation of energy. That's our main goal in this video, to see how conservation of energy follows, right? तो मैंने नीदर्स थ्योरम बताया ताकि मैं conservation of energy समझाऊं, and this is the conservation of energy in Lagrangian mechanics, all right? And that's नीदर्स थ्योरम. Now I'm going to take a completely alternative path and मैं बताऊंगा
अ कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच टू सी द वेरी सेम थिंग। एंड ये जो अप्रोच है इसे डायरेक्टली जनरलाइज किया जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स में भी, एंड दैट इज कि अब मैं स्ट्रेट अप हैमिल्टन्स इक्वेशंस यहाँ पे लिख दूंगा, यू कैन सी, एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल q डॉट इक्वल्स पार्शियल dl ओवर माय बैड पार्शियल dh ओवर dp and p dot equals minus partial dh over dq. So these are called the Hamilton's equations and I hope I'm getting the equations right. तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो, once I have taken this and मुझे पता है कि Hamiltonian, we perform a so called Legendre transform on transformation on the Lagrange equations जिससे हमें Hamilton's equations मिलते हैं, but I just wrote the result like this. And now we are going to use this to derive what is called the Poisson bracket relation. But first of all, I'll pause the video, rub all of it, and then we. Alright, now we're back once again. अब हम लोगों ने Hamilton's equations देखा है. What are those? कि Q dot equals partial dH over dP and P dot equals माइनस पार्शियल DH ओवर DQ। जैसे हम लोग लग्रांज इक्वेशन सॉल्व करते हैं फॉर फाइंडिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम, हैमिल्टन्स इक्वेशंस भी सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए दो इक्वेशन होता है। लेकिन इसका तब यहाँ पे तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इक्वेशंस डबल कर दिया। लग्रांज इक्वेशंस फॉर एन इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एन लग्रांज इक्वेशंस होते हैं। यहाँ पे तो 2n हैमिल्टन्स इक्वेशंस है, लेकिन फायदा ये है कि लग्रांज इक्वेशंस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। सो दैट्स द प्रॉफिट हियर। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ विल सी कि कोई जनरल क्वांटिटी, सिंस हियर वी आर एसेंशियली कंसिडरिंग द हैमिल्टनियन इन टर्म्स ऑफ q and p and Hamiltonian governs the equations of motion of the system now. पहले Lagrangian था, अब हम लोग Hamiltonian mechanics देख रहे हैं। We have essentially switched to Hamiltonian mechanics now. So the mechanics in terms of the Hamiltonian. तो यह Hamiltonian किस पे डिपेंड करता है? Well, इन दो चीज़ों पे। Lagrangian किस पे डिपेंड करता है? तो obviously टाइम पे भी कर सकता है। So एक और इक्वेशन होते हैं, that is कि partial dH over dt equals minus partial dl over dt, and this is well a nice result. Lagrangian is independent of time, मतलब Hamiltonian भी होगा, and so you get the idea, right? तो यहाँ पे मैं अभी टाइम को यहाँ पे नहीं शो कर रहा। अगर देखो, पहले हम लोगों ने Lagrangian को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी में लिखा, अब हम लोग इसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड स्लैश कॉन्जुगेट स्लैश कैनोनिकल मोमेंटम में लिख रहे हैं। So Hamiltonian mechanics works in these two, and this might sound trivial कि well आपका generalized coordinate है तो उसका derivative generalized velocity होता है। Is momentum not velocity times mass? Well, not here, not in the general case, because here we define it to be the partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized velocity, right? तो उस स्पेशल केस में होता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटम में लिख रहे हैं इस इन चीज़ों को, सो दिस इज डिफरेंट दैन सिंपली मल्टीप्लाइंग इट बाई मास, मल्टीप्लाइंग बाई द जनरलाइज्ड वेलोसिटी बाई मास। सो इट्स एसेंशियली डिफरेंट। ये हमारा हैमिल्टनियन हो गया। तो अगर मैं कोई जनरल क्वांटिटी कंसिडर करूं Q एंड देखूं वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व करता है, वो टाइम के साथ कैसे चेंज करता है, तो पहली चीज Q किन चीज़ों का फंक्शन होगा इन हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में? इन्हें तीन क्वांटिटीज का फंक्शन कंसिडर कर सकता हूँ। एक तो कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ टाइम, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड टाइम इटसेल्फ। ऑलराइट, सो दैट्स बेसिकली हाउ इट वर्क्स। तो अगर मैंने देखा कि how this quantity Q varies in terms of time, so it is essentially going to be पहले तो partial dQ over dt प्लस में हो गया how it varies with respect to this times how this varies with respect to time. Right? This is now basically mathematics at this point. This here, by plugging in through Hamilton's equations, is this not Q dot? I mean, this is the literal representation, right? तो ये हो गया partial dH over dP. माइनस में हो जाएगा, माइनस क्यों? क्योंकि this is literally what? Minus partial dH over dQ, right?
तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस मैंने यहाँ पे रख दिया, पार्शियल डी एच ओवर डी क्यू। अब देखो यहाँ पे एक तो पार्शियल डी क्यू ओवर डी टी है, how it varies with respect to time in its own self, ये जो भी वेरिएबल है we don't really care, we care about this part, this is the interesting part। प्लस में मैं कर देता हूँ, यहाँ पे पहले इस वेरिएबल q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q ले रहे हैं स्मॉल q, एंड फिर हैमिल्टनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p ले रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करके माइनस अब q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p लेके इससे मल्टीप्लाई करें हैमिल्टनियंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q। इस चीज को एक स्पेशल नोटेशन दिया जाता है एंड एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं द पॉइजन ब्रैकेट्स ऑफ q एंड h। दिस इज हाउ इट्स रिटन, द पॉइजन ब्रैकेट्स ऑफ q एंड h। अब कंसिडर करो एक क्वांटिटी जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारा this था, we are basically going to ignore this part. Why are we going to ignore this part? Because it's uninteresting. No, this is not there, it's obviously there, लेकिन it's well an uninteresting part, so we'll just skip that. We are considering things that do not vary in time like that, मतलब timely symmetric चीज़ों की ये बात करें, मतलब मान लो अगर ये खुद हैमिल्टनियन हो, तो अगर आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चीज़ को रखा है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रख ही रहे हो, इट्स दैट काइंड ऑफ, लेट्स जस्ट इग्नोर दैट पार्ट एंड लेट्स सी कि कोई आपके पास क्वांटिटी होगी, हाउ इट चेंजेस इन टाइम, किस रेट से, दैट इज गिवन बाय द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ q एंड h। अब ये एक चीज़ आप दिमाग में इस लाइक बैठा लो, पॉइजन ब्रैकेट। हम लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट किया था लैग्रांजियन मैकेनिक्स से, फिर मैंने आपको इवन तो मैंने एक्सप्लिसिटली डिराइव नहीं किया, लेकिन वहाँ से हैमिल्टनियन मैकेनिक्स का एक मोटिवेशन दे दिया एंड बता दिया कि बाय परफॉर्मिंग द सो कॉल्ड लिगेंडन ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये इक्वेशन मिल जाते। तो हम लोगों ने थोड़ी हैमिल्टनियन मैकेनिक्स परफॉर्म किया, सो इन द मिडिल वी डिड हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, एंड अब हम लोग स्विच करें टू अनदर फॉर्मुलेशन जिसे कहा जाता है पॉइजन ब्रैकेट फॉर्मुलेशन। एक वीडियो में हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 तरीकों से देखा है, 3 पर्सपेक्टिव से। इस चीज़ को कहा जाता है पॉइजन ब्रैकेट्स। And no, Poisson bracket is not a part of Hamiltonian mechanics. That it's connected to Hamiltonian mechanics जैसे Hamiltonian Lagrangian mechanics से connected होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप पूरी classical mechanics इन सारी चीज़ों को छोड़ के इस इक्वेशन के टर्म्स में भी कर सकते हो। जैसे पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स आप स्टेशनरी एक्शन प्रिंसिपल के टर्म्स में कर सकते हो, वहाँ से लैग्रांज इक्वेशन से हर एक चीज़ फॉलो हो जाती है। पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ से भी अलोन आप कर सकते हो बाय ओनली डिस्क्राइबिंग कि आपके पास एक क्वांटिटी है फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ q एंड p, एंड ऑब्वियसली p का डेफिनेशन तो आपको ऐसे देना ही है, दैट इज पार्शियल dl ओवर dq डॉट, but the idea is that this itself is another formulation of classical mechanics। तो हम लोगों ने इस वीडियो की तीसरी फॉर्मुलेशन देख ली, पॉइजन ब्रैकेट फॉर्मुलेशन। And now what? Now here's the interesting part. I'll call कि well अगर कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का पॉइजन ब्रैकेट 0 है, so I'll call it poisoning। Now here's the thing, quantum mechanics में we say that the two quantities commute, तो उस रिलेशन को तो canonical commutation relation कहा जाता है, that the two operators commute। तो इस केस में I'll just say that they poison, right? तो अगर हैमिल्टनियन को देखा जाए, Q को भी हम लोग हैमिल्टनियन रख दें, well we are allowed to do that because it has to be a function of what? It has to be a function of this and maybe time। and Hamiltonian is like that, तो मैं Q की जगह Hamiltonian ही लिख देता। and any quantity obviously poisons with itself। क्यों? because of this relation was the Poisson bracket anyways। Poisson bracket, yep, इस चीज़ को हम लोगों ने Poisson bracket डिफाइन किया। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये पॉइजन ब्रैकेट का सेकेंड टर्म हैमिल्टनियन ही हो, यू कुड कंसिडर एनी टर्म, यू कुड कंसिडर फॉर द कोऑर्डिनेट एंड फॉर द मोमेंटम। बट अगर यहाँ पे Q रखा, यहाँ पे H रखा, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P, QH PQ, अगर दिस क्वांटिटी इज द सेम एज दिस क्वांटिटी, दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस एंड दे कैंसल आउट, इट्स लाइक। तो अगर मैंने किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का पॉइजन ब्रैकेट कंसिडर किया, लेट मी कंसिडर X एंड X, सो इट्स लाइक partial dx over dq partial dx over dp minus partial dx over dp partial dx over dq, so it's basically 0, right? मतलब हर क्वांटिटी का पॉइजन ब्रैकेट विथ इटसेल्फ 0 ही होता है।
तो अगर मैंने यहाँ पे हैमिल्टनियन रख दिया Q की जगह, तो इट्स व्हाट, द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ हैमिल्टनियन विद इटसेल्फ एंड दैट्स 0। मतलब क्या, मतलब द हैमिल्टनियन इज कांस्टेंट। एंड यहाँ पे हम लोगों ने रीडिराइव कर दिया द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस। And so we have looked at conservation of energy from 2 different perspectives. You might say 3 perspectives, क्योंकि Lagrangian mechanics में मैंने Needler's theorem दिया, फिर मैंने बताया on this Lagrangian transform जब आपको Hamilton's equations मिलते हैं, एक extra equation मिलता है this, and so that the Lagrangian का time dependence is similar to Hamiltonian time difference except with a minus sign। तो यहाँ से हमें एक Hamiltonian conservation मतलब energy conservation मिल जाता है। In cases Hamiltonian is the total energy, यहाँ से मिल जाता है। Personally, I very much like this formulation and this way to interpret energy conservation. क्यों? क्योंकि the way it generalizes to quantum mechanics is absolutely beautiful, and this was noticed by my favorite post-quantum physicist Paul Dirac. Dirac ने notice किया था, and mind you, Dirac was what at that time? He was still a graduate student at Cambridge, and उन्होंने ड्राफ्ट पेपर्स पढ़े थे हाइजेनबर्ग के। हाइजेनबर्ग ने अपनी जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स डेवलप की थी, तो डिराक के एडवाइजर उन्हें वो पेपर्स देते हैं एंड पढ़ने को बोलते हैं, एंड कुछ हफ्तों में डिराक ने वो सारे पेपर्स पढ़ लिए। एंड डिराक ने ऑलरेडी उस टाइम सीख रखी थी हैमिल्टनियन मैकेनिक्स इन द एंटायर पॉइजन ब्रैकेट फॉर्मुलेशन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ रियल वन, क्योंकि डिराक ये खुद बताते हैं। सो इट्स नॉट एन एक्चुअली एन एपोक्रिफल। सो उन्होंने हैमिल्टनियन मैकेनिक्स सीखा था जस्ट फॉर द शेयर ब्यूटी ऑफ इट, क्योंकि हमें पता है दैट द हैमिल्टनियन मैकेनिक्स इज नो सुपीरियर टू लैग्रांजियन मैकेनिक्स। जब प्रैक्टिस की बात आती है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यू माइट से कि न्यूटनियन मैकेनिक्स से सॉल्व कर लेंगे। जैसे सिस्टम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सो न्यूटनियन मैकेनिक्स गेट्स ऑल मेसी एंड कॉम्प्लिकेटेड, तब आप लैग्रांजियन मैकेनिक्स में स्विफ्टली स्विच कर सकते हो एंड इट मेक्स थिंग्स वे इजियर एंड वे लेस कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आप हैमिल्टनियन मैकेनिक्स से स्विच करो तो कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा लैग्रांजियन मैकेनिक्स से। तो मोस्ट फिजिसिस्ट एट दैट टाइम ऑब्वियसली डिडंट फोकस ऑन हैमिल्टनियन मैकेनिक्स। हैमिल्टनियन ने डेवलप किया भी क्यों था? जस्ट फॉर द शेयर मैथमेटिकल ब्यूटी। आई मीन लुक एट द हाउ सिमेट्रिकल थिंग्स हैव बीन इन हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, एंड इस सिमेट्री के लिए ही हैमिल्टन ने हैमिल्टनियन मैकेनिक्स डेवलप किया था, नॉट कि उन्हें इन प्रैक्टिस कोई अच्छा रिजल्ट चाहिए था। लेकिन उन्हें क्या पता था इसके 100 साल बाद इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज डिराक had also learned Hamiltonian mechanics for the same reasons, and उन्होंने हाइजेनबर्ग के पेपर में एक चीज नोटिस किया। What he basically noticed was, I am now going to rub this, कि जो हाइजेनबर्ग ने अपने equations of motion derive किए थे, it basically goes like this. वन ओवर आयोटा एच बार यहां पे हो गया। दिस इज सिमिलर टू द पॉइजन ब्रैकेट रिलेशन, एंड आई होप आई एम गेटिंग द इक्वेशन राइट, क्योंकि आई एम वेरी मेसी विद दैट। सो इट्स लाइक हो सकता है मुझसे इक्वेशन में 1-2 टर्म इधर उधर हो जाते हैं, बट दिस द जनरल आइडिया। सो हाइजेनबर्ग ने ये इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था, द हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इट्स एन इक्वेशन ऑफ ऑपरेटर्स, राइट? ये ऑपरेटर का इक्वेशन है। तो डिराक ने ये नोटिस किया कि ये चीज उन्हें पॉइजन ब्रैकेट्स के सिमिलर दिखती है। वेल व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है। इट्स लाइक क्यू कैरेट एच कैरेट माइनस एच कैरेट क्यू कैरेट। ये एक ऑपरेटर ही है। द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स इज अनदर ऑपरेटर, इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। बट व्हाट डिराक नोटिस्ड इज कि इसकी सिमिलैरिटी अगर इससे देखा जाए, अगेन लेट्स जस्ट टेक आउट दिस टर्म, डजंट मैटर टू अस। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी इक्वेशंस है, ऑल दीज इक्वेशंस यू हैव, जहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स हैं उन्हें मैं ऑपरेटर से रिप्लेस कर सकता हूँ, एंड जहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट है उसे मैं उन ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर ओवर आयोटा एच बार से रिप्लेस करूँगा। व्हाट इट बेसिकली मीन्स इज दैट क्यू बिकम्स क्यू कैरेट। दिस नोशन कि क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल्स ऑपरेटर्स बन जाते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स। हर ऑब्जर्वेबल एक ऑपरेटर बन जाएगा, एंड जो इनके पॉइजन ब्रैकेट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? 1 ओवर आयोटा एच बार कम्यूटेटर। एंड तब क्या आपको मिल गया?
पॉइजन ब्रैकेट फॉर्मुलेशन से आप सीधे पहुंच गए हाइजेनबर्ग की मैट्रिक्स मैकेनिक्स. इट वाज नोटिस्ड बाय डिराक द वेरी सेम टाइम. सो ही बेसिकली फाउंड अ वे कि कैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांजिशन कर सकते हो बाय दिस ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन राइट हियर. ऑल यू हैव टू डू इज मेक 2 रिप्लेसमेंट्स. हर एक ऑब्जर्वेबल एक लिनियर ऑपरेटर बन जाते हैं. हर एक पॉइजन ब्रैकेट रिलेशन 1 over iota h bar द कम्यूटेटर ऑफ द 2 ऑपरेटर्स बन जाते हैं. देयर यू हैव इट. So which is why the Poisson bracket in today's time is very useful to help us in understanding this bridge or this really this bridge between classical and quantum mechanics. And well जैसे तो इसकी वजह से you have in classical mechanics Hamiltonian conserve होता है. Hamiltonian की expectation value quantum mechanics में वैसे ही conserve होती है. Because what? Because the commutator of any operator with respect to itself is 0. मतलब यहाँ पे इसकी expectation value basically conserve होगी. And so you have the Hamiltonian conservation in classical mechanics, and ये switch करके हमें Hamiltonian conservation in quantum mechanics भी मिल जाता है. So indeed a very beautiful result, which is why I think this is easily the most beautiful result in classical mechanics. You might as well consider इसका Needers formulation in terms of Needers theorem, and वो हमें एक physical insight देता है into this. But I think mathematical beauty के लिए nothing beats this, the most beautiful result in all of classical mechanics. And Einstein, as I mentioned in the beginning of the video, called this a product of penetrative mathematical thinking, as was done by Emma Noether, who was a female mathematician in that time. And this is the thing worth mentioning. So it's like you have that time of Hamilton and all, तो वहाँ पे जहाँ इतना encourage नहीं किया जाता females को, and yet in that time such ground-breaking contributions in mathematics is definitely worth mentioning, one of the most important contributions in all of physics and mathematics as well. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.